بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। آह, आज का टॉपिक है स्ट्रेस रिलेटेड पेन में। मेरा नाम प्रोफेसर अदनान खान है। तो आइए देखते हैं हम स्ट्रेस रिलेटेड में क्या पढ़ेंगे और स्ट्रेस रिलेटेड पेन में क्यों होते हैं। अब देखा जाए कि जो रिजिड पेन की पहली लेयर है सरफेस लेयर कहते हैं, कंक्रीट सरफेस लेयर कहते हैं। जो सब जिस सबग्रेड पे लेयर की ले की जाती है, सबग्रेड के ऊपर रखी जाती है, उसके मुकाबले में उसकी थिकनेस कम है। ज्यादातर जो स्ट्रेंथ है स्लैब की, वो हायर इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट की वजह से होती है, लेकिन इसमें बेस लेयर और सब बेस लेयर का लोड शेयरिंग जो है कॉन्ट्रीब्यूशन, वो ना होने के बराबर है। ये जो स्लैब है ये बीम तरीके से बीम के एक्शन होता है, यानी इसमें फ्लेक्चर भी होता है और इसमें जो है वो आप समझेंगे बेंडिंग भी होती है और इसमें डिफ्लेक्शन भी होता है, जिसे हम एनालाइज करते हैं। जो इसमें स्ट्रेसेस है वो मेन पर मेन वजह है वो तो ट्रैफिक है। और इसके अलावा मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है वो भी इसमें जो है वो इसकी वजह से भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अगर हम आगे चले तो जैसे कि हमने कहा कि एक तो ट्रैफिक एक्शन है जो ऑब्वियसली व्हील लोड्स की वजह से होता है। फिर साइक्लिक चेंजेस है, टेम्परेचर है जिसकी वजह से वार्पिंग स्ट्रेस होता है, कर्लिंग होता है, श्रिंकेज होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। और इसके अलावा एक सबग्रेड का जब भी इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाना या परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाना भी एक वजह बनती है कंक्रीट में स्ट्रेसेस की। इफेक्ट्स ऑफ और ये जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है, इससे वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आती हैं, जिसकी वजूहत जैसे कहा मॉइस्चर है और जो सल्फेट ऑफ बेस कोर्स में असरअंदाज होता है और लॉस ऑफ कंटिन्यूटी, और जिसकी रिफॉर्म स्लेब रिफॉर्म हो जाता है और स्ट्रेस कैलकुलेट हो। तो अगर देखा जाए तो हम जो स्ट्रेसेस है उसको तीन कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक है लोड रिलेटेड, दूसरा है टेम्परेचर रिलेटेड और तीसरा है मॉइस्चर रिलेटेड। लोड रिलेटेड में हमें फैटिग क्रैकिंग मिलती है। ये भी हो सकता है जो बॉटम से आपकी तरफ ट्रेवल करे या फैटिग क्रैकिंग जो टॉप से डाउन की तरफ। इसके अलावा जॉइंट फॉल्ट कर जाते हैं, अनडावल्ड और डावल्ड, जैसे कि जॉइंटेड प्लेट कॉन्क्रीट पेवमेंट में होता है, या पंच आउट होते हैं जो कंटिन्यूस रिइंफोर्स कंक्रीट पेवमेंट में आते हैं। टेम्परेचर रिलेटेड में दो टेम्परेचर है, सीमेंट से स्लैब जो है वो ब्रेक कर देता है और हाई टेम्परेचर की वजह से जॉइंट आपके ब्रेक हो जाते हैं, तो ये स्ट्रेसेस होते हैं। मॉइस्चर रिलेटेड, मॉइस्चर की वजह से पंपिंग होती है और क्रैकिंग। अब देख सकते हैं पंच आउट क्या है कि एक स्लैब बैठ गई है और दूसरी स्लैब जो है वो चाहिए। लेफ्ट साइड पे आप देखें, मिडल में आप देख रहे हैं कि स्लैब के अंदर क्रैक्स होते हैं, या आप उसको फटीग क्रैक कह सकते हैं। और तीसरी जगह पे आप देख सकते हैं जॉइंट क्रैक्स है। अब ये जो पोर्शन है ये जॉइंट क्रैक्स है और ये क्रॉकर। तो ये जितने मैकेनिज्म हमने बताए इसकी वजह से ये स्ट्रेसेस होते हैं।
अच्छा, अब मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो फैटीग की होती है वो नियर द एंड ऑफ द पीसी स्लैब होती है, या आप समझे कि नियरर टू द एज ऑफ द पेवमेंट, द एज ऑफ द ट्रैफिक लेन। जो पीसी स्लैब की आप देख सकते हैं, ये हमारे व्हील लोड है। और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है बड़ा क्रिटिकल है, जहाँ पीसी स्लैब और शोल्डर मिल रहे हैं, पीसी स्लैब और एल्यूमिनियम में, ये इसकी वजह से आपके पास ये जो पॉइंट है, जैसे कि हमने स्मॉल कंक्रीट में पढ़ा था कि जहाँ सरफेस और बेस मिलते हैं, वहां पर जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होता है। फिनोमेना वही है, वहां हम एसफॉल्ट की बॉटम पे लेते थे, और यहाँ पर हम इसी स्लैब के बॉटम पे रहते हैं या एग्रीगेट बेस के ऊपर लेते हैं। ये फॉल्ट क्या हो गया कि ये दो स्लैब है, और जेनेटिक प्लेन कंक्रीट मूवमेंट है, ट्रैफिक जो है वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ट्रेवल जो है वो आपका जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, कि पहले व्हील यहाँ था और दूसरी। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसमें कंटिन्यूटी ऑफ सपोर्ट नहीं है, या यूं कहें कि इसके अंदर कोई और चीज नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो व्हील है, ये इधर जाएगा तो इधर एक ऑलरेडी एक जॉइंट कनेक्ट हो चुका हो, क्योंकि जॉइंट के अंदर पहले से कुछ मटेरियल चला गया है, जिसकी वजह से फाइन मटेरियल वो इधर आ गया, तो ये स्लैब इसके मुकाबले में उठी हुई है। तो जब जब ये लोड इधर आएगा तो यकीनन ये जो क्रैक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये जब बहुत ज्यादा क्रैक्स हो जाते हैं तो स्लैब जो वो टूट जाती है। उसकी एक वजह ये है कि यहाँ एक ये दोनों स्लैब के दरमियान कोई टावर्स नहीं लगा हुआ, ये क्रैक्स होते हैं तो जो मटेरियल फाइन चले जाते हैं, इसमें बेस मटेरियल एरोड हो जाता है, फिर पानी आ जाता है, तो इसकी वजह से ये जैसे पानी निकलना पड़ता है, इसको हम पंपिंग भी कहते हैं। पंच आउट मैकेनिज्म क्या है कि ये लोड की वजह से ये पूरी क्रैक स्लैब में से टूट गई, ये क्रैक्स देख सकते हैं, पंच आउट हुई, यानी उसको अ, अ, जो है उसको स्लैब से ये टूट गया है स्लैब। और ये भी हो सकता है कि स्लैब को कुछ हिस्सा जो है वो नीचे बैठ गया, तो ये वो ट्रांसवर्स क्रैक्स है जो आप देख सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स सिर्फ इतना है, और इस वजह से ये आप देख सकते हैं कि ये जो है स्लैब यहाँ से निकल चुका है। तो जो ट्रैफिक रिलेटेड है, ट्रैफिक लोड्स आर मेजर सोर्स स्ट्रेसेस पेमेंट। और लोड जो है जब पास करता है पेपर डैश से, तो एट मिड पैनल और एट द स्लैब कॉर्नर तो ये ज्यादा लोड होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट करता है बॉटम ऑफ द स्लैब में, और कंप्रेसिव स्ट्रेस द टॉप करता है। और अगर कॉर्नर पे हो तो टेंसाइल स्ट्रेस टॉप पर होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस बॉटम पर होता है। अगर मिडल पे है तो टेंसाइल स्ट्रेस बॉटम पे है और कंप्रेसिव स्ट्रेस टॉप पे है, और अगर कोने पर है, टेंसाइल स्ट्रेस टॉप पे है और कंप्रेसिव स्ट्रेस बॉटम पर है। इसकी वजह से जब टेंसाइल स्ट्रेस ग्रेटर होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है कंक्रीट से, तो ट्रांसवर्स क्रैक आ जाता है। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं वाटरिंग स्ट्रेस है। यानी कि आप समझें कि ये, आप समझे वाटरिंग क्या है कि सादा पेपर हो और हम इसको ऊपर की तरफ बेंड करें,
और एक सादा पेपर जिसे हम नीचे पे स्लैब को आप देख सकते हैं, जब हम टेंशन लगाते हैं बारिश की वजह से तो उसका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है, जब ड्रायर से बैटर की तरफ जाता है, और जब बैटर से ड्रायर तो टेंशन जो है इसके बॉटम पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये क्रिएट हो जाता है। वॉपरिंग स्ट्रेस कहलाता है। इसमें पेमेंट या तो ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ड्राई कंडीशन में वेट, ड्राई कंडीशन में पेमेंट नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, और ऊपर वेट है नीचे ड्राई है, तो ये ड्राई जो है वो टेंशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ड्राई ऊपर है इसलिए ये डाउन कर रहा है, और यहाँ पे ड्राई नीचे है, तो इसको इसका जो है वो मिरर इमेज आप समझ में आती होगी। इसको वो वार्पिंग स्ट्रेसेस कहते हैं। तो एक होती है पॉजिटिव जिसे वेट वार्पिंग होती है, इसमें स्लैब जो है टेंसाइल स्ट्रेस बॉटम की तरफ से होती है। और एक है नेगेटिव, स्लैब जो है वो टॉप, स्लैब का जो बॉटम है वो वेट होता है, टेंसाइल स्ट्रेस टॉप पे डेवलप होता है। जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। आपका जो मॉइस्चर है अगर स्लैब से निकल जाए ड्यूरिंग कंक्रीट, तो वो श्रिंकेज ऑफ स्लैब्स कहलाती है। और ये श्रिंकेज जो है वो फ्रिक्शन ऑफ द वेज जो स्ट्रेस डेवलप करते हैं। अब ये टेम्परेचर की स्ट्रेसेस क्या है कि डेली और सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्लैब जो है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इसकी एक और वजह फ्रिक्शन, जो स्लैब और बेस है उसके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। तो ये फार्मूला जो है एल एफ गामा सी ओवर टी, एल लेंथ ऑफ द स्लैब है, फ्रिक्शन है, और गामा सी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है। इसी तरीके से मॉइस्चर किसी की वजह से स्लैब कर्लिंग हो जाती है, ये उसको वॉर्पिंग कहते हैं। इसी तरीके से अगर ऊपर कूल है नीचे वार्म है तो स्लैब ऊपर चली जाती है, नीचे की तरफ बेंड होती है। और डाउनवर्ड कॉलिंग क्या है, कर्लिंग ये है कि स्लैब जो है वो नीचे की तरफ बेंड होती है। अब मसला ये है कि कंबाइंड स्ट्रेस भी होते हैं, इसकी वजह से लोड अपनी जगह है, टेम्परेचर अपनी जगह है, मॉइस्चर अपनी जगह है। तो स्ट्रेसेस जो कि ट्रैफिक और लोकल क्लाइमेटिक फोर्सेस के हिसाब से होते हैं मिलके हो जाए। और होता यह है कि सुपर पोज करने से जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं उसको हम लोड और थर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं। टेम्परेचर से थर्मल स्ट्रेस हो गई और लोड से तो लोड स्ट्रेस। और एनालाइज कैसे करते हैं रिजिड पेमेंट को, तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो रिजिड पेमेंट है ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स है। अगर स्ट्रक्चरल ये प्रॉब्लम देखें, जब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है, सिंपल सपोर्ट कंडीशन होती है। यहाँ पे ज्योमेट्री तो सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स सपोर्ट कंडीशन है। तो जब हम स्ट्रेस की इक्वेशंस लेते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि पेमेंट लेयर ऑफ फाउंडेशन को भी एक्यूरेट हम रिप्रेजेंटेशन करें। हमें स्लैब करने के इक्वेशंस पता होनी चाहिए, क्रैक्स और जॉइंट्स इन द पेमेंट के इक्वेशंस हमें पता होनी चाहिए। हमें मल्टीपल लोडिंग के लिए इक्वेशंस
डेवलप्ड हो। मल्टीपल स्लैब्स के लिए कुछ और इक्वेशंस होंगी और मल्टीपल लेयर्स के लिए कुछ और इक्वेशंस। तो अगर हमें रिजिड पेवमेंट का रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्सेस लेना है तो हमें क्या चाहिए? हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें मटेरियल इंफॉर्मेशन चाहिए और कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं ट्रैफिक इंफॉर्मेशन की तो हमें नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रैफिक चाहिए व्हीकल के हिसाब से, एक्सेल टाइप और लोड्स की जरूरत है, व्हील पाथ और शोल्डर के दरमियान कितना फासला है उसका मेन डिस्टेंस चाहिए, और किस वक्त ट्रैफिक हो रहा है, सुबह या शाम। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के लिए हमें थर्मल ग्रेडियंट्स की जरूरत है, डेल्टा टी की, एवरेज एनुअल रेनफॉल की और टेम्परेचर ड्रॉप की। मटेरियल इंफॉर्मेशन में हमें मॉडुलस ऑफ रप्चर एफ आर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट वेट गामा सी, पीसीसी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा टी, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्लैब और बेस के दरमियान, बेस की एरोडेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, मटेरियल प्रॉपर्टीज और श्रिंकेज कोएफिशिएंट। हमें जो रिजिड पेवमेंट के लिए इंफॉर्मेशन जो कंस्ट्रक्शन की चाहिए, उस स्लैब की थिकनेस है, कितनी स्लैब है, लो जॉइंट्स की स्पेसिंग क्या है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल की, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म और फ्रस्ट्रेशन जॉइंट्स क्या है, शोल्डर्स टाइट शोल्डर्स है नहीं मौजूद, और टाइम ऑफ द ईयर, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंडीशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ट्रैफिक लोड की वजह से हम तीन जगह हम देखते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉर्नर है, एट द एज ऑफ द इंटीरियर स्लैब, ये एज ऑफ द स्लैब है ये वाला लोड, और एक द सेंटर ऑफ द स्लैब, ये इंटीरियर ऑफ द स्लैब। जो assumption है वो क्या है? पेवमेंट इस प्लेट है जो लिक्विड फाउंडेशन में है, इसमें फुल सबवेट कॉन्टैक्ट, हर जगह से कॉन्टैक्ट मौजूद है। स्लैब जो है वो अनरिइंफोर्स कंक्रीट बीम है, और कोई भी अगर इन्फोर्समेंट डालते हैं तो उसको उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। फ्लेक्सुरल और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है वो शायद ही ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स में रिजल्ट करते हैं। सपोर्टिंग बेस और सबग्रेड जो मटेरियल इलास्टिक मटेरियल ऐड करता है, यानी कि जब हम लोड हटा लें तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाए। ये सारे assumptions से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है डेप्थ के साथ, और जो डिफ्लेक्शन है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है उस पॉइंट पे, और इंडिपेंडेंट है। बस इसको कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे मकबूल इक्वेशन है वो वेस्टरगार्ड इक्वेशन कहलाती है, और ये वेस्टरगार्ड इक्वेशन की कुछ लिमिटेशन है। इसमें सिर्फ इंटीरियर एज और कॉर्नर के फार्मूले स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, किसी और जगह नहीं। अच्छा, विंकलर फाउंडेशंस एच तक होती है, सराउंडिंग सब बेस और सब ग्रेड के स्लैब्स का हम इम्पैक्ट कोई नहीं देते। दूसरा ये है कि जो वेस्टरगार्ड थ्योरी है कि स्लैब फुली सपोर्टेड है, उसके अंदर जो वॉइड डिसकंटिन्यूटी है वो स्लैब के नीचे एग्जिस्ट करती है, और लोड ट्रांसफर जॉइंट्स के दरमियान वो नहीं लिया जाता। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो वेक्टर आइडियलाइजेशन है। देखिए, ये 1867 में क्या था, और
इसको हमने फर्टिलाइज ये किया हुआ है कि पीसीसी स्लैब एक स्प्रिंग पे रेस्ट कर रही है, और इसीलिए हम मॉडुलस ऑफ समुद्र रिएक्शन के निकाल रहे हैं। बीम जो है प्लास्टिक फाउंडेशन पे है, जहाँ क्यू जो है वो अप्लाइड लोड है, टायर प्रेशर, और बी इसकी वेट, लोड पर यूनिट है। तो ये रिएक्शन रेस्ट कर रही है के पे, पी इज इक्वल टू के नॉट टाइम्स डब्ल्यू, और के जो है वो वोल्टेज ऑफ सबमर्शन। फाउंडेशन के लिए हमें स्टिफनेस चाहिए, और स्टिफनेस को इस तरह कैलकुलेट किया जाता है, 1/4 टाइम्स ई एच क्यू 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर के टू के। ई इलास्टिसिटी मॉडल्स ऑफ कंक्रीट है, एच हाइट ऑफ द स्लैब है या डिजाइन हाइट है, न्यू जो है वो पोसान टिश्यू है, और के जो है वाटर सॉल्यूशन। चलिए जी, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं पार्ट 1।